हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन का चौथा पार्ट नियोजन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। नियोजन प्रबंधक का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध क्षेत्र में नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। हम जानते हैं कि नियोजन प्रबंध का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। नियोजन मतलब पहले से योजना बनाना, प्लानिंग करना। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के क्षेत्र में नहीं होती बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। हमारे लाइफ में जो भी कार्य हम करते हैं एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से ही करते हैं। एक सामान्य जो इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आय के अनुरूप एक योजना तैयार करते हैं कि हमारी मंथली जो इनकम है उसको हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, किस प्रकार से हमारा मंथ भर का खर्च चलेगा। कोई संस्था है तो अपनी कार्य योजना की पूरे वर्ष भर की कार्य योजना जो तैयार करती है वो भी नियोजन है, प्लानिंग है। सरकार वार्षिक एवं 5 वर्षों की योजना तैयार करती है। स्कूल के शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अपने अध्यापन व्यवस्था की योजना बनाते हैं, जिसको डेली डायरी में लिखते हैं। वर्ष भर की जो कार्य प्रणाली है स्कूल की वो तैयार की जाती है। ये सारे कार्य किससे होते हैं? नियोजन से ही होते हैं। नियोजन के बारे में कहा जाता है कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया बुद्धि लगाकर किया जाने वाला कार्य है, जिसके लिए हमें सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना शक्ति का होना हमारे लिए आवश्यक। हम सोचते हैं नई नई रचनात्मक ढंग से कि हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जिससे हम उसे बहुत अच्छे ढंग से कार्यान्वित कर सके, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। आइए हम देखते हैं नियोजन का अर्थ। सामान्य शब्दों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में कब, क्या, कैसे और किसे करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। मतलब कल क्या करना है उसका आज ही निर्धारण कर लेना क्या है? नियोजन है। नियोजन में हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की योजना तैयार करते हैं। योजना हम कब से तैयार करते हैं? अभी जैसे हम वर्तमान में हैं, हम भविष्य के लिए योजना तैयार करते हैं। कोई कार्य करना, अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन करवाना है घर में, तो हम वर्तमान में रह के अपने भविष्य की योजना बनाते हैं कि फंक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे उसका अरेंजमेंट किया जाएगा, किनको बुलाना है, किस तरह की व्यवस्था करना है। ये क्या है? नियोजन है। योजना बनाकर कार्य करना है। नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का रास्ता बताया जाता है। नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, बुद्धि लगाकर किया जाने वाला क्रिया है, और इसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हमने लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने हेतु जो जो हम क्रिया कर सकते हैं उस क्रिया को करके उसका रास्ता बताया है, किसमें? नियोजन बताया जाता है, ताकि सही रास्ते पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बता सकती हूँ, अगर आपने अपना लक्ष्य बनाया है, आपका टारगेट है कि हम 12th क्लास में 90+ नंबर लाएंगे, है ना। सब बच्चे अपने हिसाब से एक टारगेट बना के चलते हैं कि लगभग इतने मार्क्स हमें लाने हैं। तो सिर्फ उद्देश्य बना लेना ही काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए आपको योजना तैयार करना होगा। किसी भी कार्य का प्राथमिक कार्य नियोजन है ना। जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे कि हमको कब उठना है, कब पढ़ना है, कब किस विषय की तैयारी करनी है। विषय की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस बुक से पढ़ना होगा, आपको किस मटेरियल्स की तैयारी आप किस तरह से करेंगे, आपका नोट्स कैसे बनेगा, आप अपनी तैयारी का आकलन कैसे करेंगे कि आपने सही तैयारी किया है या नहीं। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं? नियोजन के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का रास्ता बताया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति, आपका मुख्य वर्ड क्या है इसमें? लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप जो जो कार्य करते हैं, जो जो क्रिया करते हैं, उसे करने का रास्ता नियोजन द्वारा बताया जाता है, ताकि सही रास्ते पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परिभाषा देखिए, एमी हर्ले के अनुसार क्या करना चाहिए इसका पहले ही निर्णय करना नियोजन कहलाता है।
इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियों, विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है। एमी हर्ले ने अपनी परिभाषा में आपका नियोजन को पूरा सार लिख दिया है। मतलब आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास बहुत सारे वैकल्पिक उद्देश्य होते हैं, आपके पास बहुत सारा विकल्प होता है कार्य करने के लिए। आप कोई भी कार्य करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उस ऑप्शंस में, उस विकल्पों में से आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है, सर्वोत्तम लगता है, उसका आप चुनाव करते हैं। ये नियोजन है। मतलब इसमें नियोजन में यही निर्णय करना होता है कि जो आपके पास उपलब्ध वैकल्पिक उद्देश्य हैं, नीतियाँ हैं, विधियाँ हैं और कार्यक्रम हैं, इनमें से जो सबसे अच्छा आपको लगता है, सर्वोत्तम लगता है, उसका आप नियोजन में चुनाव करते हैं। दूसरी परिभाषा है उर्विक के अनुसार। नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने, कार्य करने से पूर्व उस पर मनन करने और अनुमानों की तुलना में कार्यों को तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार का मानसिक चिंतन है। उर्विक कहते हैं कि नियोजन मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित रूप से करने। अगर आप प्लानिंग करके कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य कैसे होगा? व्यवस्थित रूप से होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो इस बात का काफ़ी अच्छा अनुभव होगा आपको कि आप जब बिना प्लानिंग के कार्य करते हैं तो क्या होता है, लास्ट टाइम में आप बहुत हड़बड़ा जाते हैं, काम गड़बड़ होने लगता है। तो मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित रूप से करने, कार्य करने से पूर्व उस पर मनन करने। जब वो कार्य को हम करने जा रहे हैं तो उसके पहले उसके बारे में सोच लेना कि हम क्या करने जा रहे हैं। अनुमानों की तुलना, अनुमान भी लगाना होता है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सब तरह के हम लोग अनुमान लगाते हैं। और कार्यों को तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार का मानसिक चिंतन है। अपने मन से, बुद्धि से इस बारे में चिंतन करते हैं और योजना तैयार करते हैं। आप और भी परिभाषा देख सकते हैं। जैसे एलन के अनुसार योजना भविष्य को पकड़ने के लिए रखा गया पिंजड़ा केज है। अक्सर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, प्रश्न के रूप में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, क्या करना चाहिए इसका पहले ही निर्णय करना नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियाँ, विधियों, कार्यक्रमों से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है, ऐसा प्रिय रहेगा। ऑप्शन दिया रहता है किसके अनुसार, तो आपको 3-4 परिभाषा पता होना चाहिए किसके अनुसार, किसने क्या कहा है। ज़्यादातर ये वाला प्रश्न आता है क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और दूसरे में ये आता है योजना भविष्य को पकड़ने के लिए रखा गया पिंजड़ा है किसके अनुसार, तो ये है एलन के अनुसार। आगे हम देखते हैं नियोजन का महत्व। नियोजन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हर जगह आप अगर रोड में चल रहे हैं तो वहाँ पे आप एक योजना के अनुसार चलते हैं कि हमको किस साइड में चलना है, हमको कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य कहाँ है ना। तो हर जगह हम नियोजन का महत्व देखते हैं। हमारी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं सब में कहीं ना कहीं योजना शामिल होता ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। योजना बना के जो हम कार्य करते हैं वो क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। मतलब हमें निर्देश देता है कि कोई भी कार्य हमको किस तरह से करना है, डायरेक्शन मिलता है हमें। अगर नियोजन नहीं होता तो हम क्या होते, बिना डायरेक्शन के होते, बिना निर्देशन के होते, तो हमारा कार्य सही नहीं हो पाता। हमको पता ही नहीं होता वो क्या कार्य करना है, कैसे करना है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका आपके पास कोई निर्देशन ही नहीं, आपके पास बुक का कोई ऑप्शन नहीं है किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आप कैसे पढ़ोगे। तो योजना जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, किस तरह से हमारा टारगेट पूरा होगा। इसलिए हम कहते हैं नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। अगर इसको हम लोग दूसरे पक्ष में लेते हैं, जैसे व्यवसाय है ना, हम लोग व्यवसाय पढ़ रहे हैं तो हमारे मतलब इस अध्ययन में बीच में व्यवसाय तो आएगा ही आएगा। साथ में चूँकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए हम लोग शिक्षा का भी उदाहरण लेते रहते हैं कि आपका एजुकेशन कैसा होगा, है ना। तो अभी मैंने बताया कि आपको अगर अपना टारगेट पूरा करना है तो आपको निर्देशन की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही व्यवसाय में भी अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, व्यवसाय का लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो अगर हमारा व्यवसाय का लक्ष्य हमको पूरा करना है
तो उसमें हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, निर्देशन की आवश्यकता होगी कि किस तरह से हम कार्य करें ताकि हमारा व्यवसाय सफलता की ओर बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। अगर हम कोई भी कार्य को नियोजन बना के योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, योजना बना के करते हैं, तो अनिश्चितता की जोखिम कम हो जाती है। मतलब क्योंकि नियोजन जब हम करते हैं, योजना तैयार करते हैं, तो हम पूर्वानुमान लगाते हैं। मैंने पहले बताया वर्तमान में रहकर भविष्य की योजना बनाते हैं। तो भविष्य की योजना जब हम बनाते हैं तो अनिश्चितता को भी देखते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, कुछ परेशानी आई तो क्या होगा। इस तो का जवाब देने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। जैसे हमको मालूम है कि बारिश का सीजन है, अगर हम घर निकलेंगे तो बारिश में हम परेशान हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से योजना बना लेते हैं कि हमको रेनकोट लेके चलना है, छाता लेके चलना है, व्यवस्था करना है। जाहिर बात है ऐसे में हम जोखिम से बच जाएंगे। ठीक वैसे व्यवसाय में भी कई तरह की जोखिमें आती हैं। अगर हम प्लानिंग करके कार्य कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो व्यवसाय में आने वाली जोखिम को हम पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, पर कम कर सकते हैं। वैसे आपकी पढ़ाई की भी अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपकी पढ़ाई को भी लूँ, तो अगर आपको पता है कि हमको दिन भर में इतने घंटे पढ़ाई करना है, ऐसे पढ़ना, लेकिन हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है कुछ घर में काम आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस प्लानिंग के साथ भी आप अपना प्लानिंग चेंज कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं एक्स्ट्रा घंटा पढ़ लूँगा, थोड़ा सा अधिक टाइम पढ़ लूँगा। अगर मेरा पढ़ने का टाइम सिर्फ 5 घंटा है तो जब मैं कभी डिस्टर्ब हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लूँगा, आगे पीछे टाइम सेट कर लूँगा। तो इस तरह से भी आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं और अनिश्चितता की जोखिम से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन उतावले निर्णय से बचाता है। अगर हम योजना बना के कार्य करते हैं तो हड़बड़ी में किए जाने, बोलते हैं ना, हड़बड़ी में किया हुआ काम गड़बड़ होता है ना। दूसरा आप सुने होंगे उदाहरण, ऐसे लोग मुहावरा बोलते हैं, आग लगने के बाद कुआं खोदने से क्या फ़ायदा, या फिर तो भोजपुरी में तो कहावत है, द्वारे लागे बरियात तब, कैसे तो कुछ बोलते हैं, इस टाइप का कुछ है, मैं भूल जा रही हूँ, कुछ ऐसे मम्मी लोग बोलते थे। तो उस टाइप का क्या होता है कि जब लास्ट टाइम में हम कोई निर्णय लेने लगते हैं, पहले से सोच के नहीं चलते हैं कि क्या होगा, कैसे करना होगा, तो हम लास्ट टाइम में हड़बड़ाने लगते हैं। और उस समय जब हम कोई प्लानिंग करते हैं एकदम लास्टिंग में ना, तो वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें पहले से प्लानिंग करके कार्य करना चाहिए ताकि अंतिम समय के उतावले निर्णय से हम बच सकें। जो लास्ट में अचानक से हड़बड़ाने वाला जो होता है ना, उससे हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और ऐसे भी आप लोग सुने होंगे, जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दबाजी वाला काम शैतान करता है। और उसमें सारे काम कैसे होते हैं, आप तो देखते हो कि स्कूल जाने का ठीक टाइम हो गया और उस समय आप जल्दी में हड़बड़ चलने के लिए कर रहे हैं कि हमको जल्दी स्कूल पहुंचना है, प्लानिंग करके समय से पूर्व नहीं निकले हैं, तो रास्ते में कई तरह की परेशानियाँ आती। जल्दबाजी के चक्कर में पता चल रहा है, कभी अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल का चैन निकल गया, कभी पता चल रहा है आप कॉपी घर में छोड़ दिए, कभी पता चल रहा है बैग छूट गया, कुल मिला के परेशानी होती है। तो अगर आप पहले से ही अपना बैग जमा लें, सारे सामान कॉपी पुस्तक रख लें और समय से पूर्व निकलें कि हाँ हमको कितना टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, दौड़ भाग के नहीं जाना पड़ेगा। सारे चीज़ में उसी तरह से ये बात आती लागू होती है। व्यवसाय में भी अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं तो अंतिम समय में हमें उतावले निर्णय नहीं लेने होंगे, हमें हड़बड़ाना नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखिए, साधनों का सदुपयोग। नियोजन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि साधनों का सदुपयोग करना सिखाता है। साधन मतलब जो हमारे पास उपलब्ध साधन है। अगर हम योजना बना के कार्य कर रहे हैं, नियोजन द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास साधन है, जो भी हमारा सामान है ना, उसका हम सही उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो कबाड़ में पड़े रह जाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो साधनों का सदुपयोग में सब चीज़ आता है ना। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग मानव भी क्या है, एक मानवीय साधन है। अगर अगर हम अपने खुद का सदुपयोग करना चाहे योजना बना के, हम भी एक साधन है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। और वैसे सामान वगैरह भी अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं जानते हैं, तो क्या होगा, वो रखा रखा जाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसमें। तो नियोजन हमें साधनों का सदुपयोग करना सिखाता है कि किस तरह से हम अपने सारे साधन का
उपयोग करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। लागत व्यय में कमी। नियोजन में हमें लागत व्यय में कमी करना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? अगर हमको पहले से पता है, हम योजना बनाए हुए हैं, तो हमको पता रहेगा किसी सामान को तैयार करने में कितना खर्च लगेगा और कितना समय लगेगा। तो ये पूर्वानुमान हो जाता है। उस पूर्वानुमान पे अगर हम प्लानिंग से कार्य कर रहे हैं तो अपने लागत में हम कमी कर सकते हैं, कई तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि हमें नियोजन ये भी सिखाता है ना कि हम नए नए तरीके किस तरह से आजमा सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सामान हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं कि अच्छा टिकाऊ आइटम मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, उसका उपयोग करें। कार्य करने वाले कारीगर जो हैं उन्हें प्रशिक्षित कर लें तो भी लागत व्यय में कमी आएगी। कई तरह के उपाय करके हम लागत व्यय में कमी कर सकते हैं। इसमें भी हम पूर्वानुमान का उपयोग करते हैं। पूर्वानुमान लगा के हम योजना तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं। और बहुत तरह की जो बीच बीच में बाधाएं आती हैं लागत व्यय में कमी करने में, भी रहता है कि कुछ लागत जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें हम लोग कमी कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं उसे। वस्तु की लागत जो है उसका एक प्रोसेस होता है, उसको बनाने का स्टैंडर्ड होता है, उसको निश्चित कर लें और निश्चित करके उस मानक के अनुसार, उस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हम सामान तैयार करवाएं तो इससे भी लागत व्यय में कमी होती है। इसका भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, उसमें माना कि हम लोग 12 बिस्किट रहते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो किसी पैकेट में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 4 है, तो उसका स्टैंडर्ड तैयार नहीं हो पाता। अगर पहले से हम प्लानिंग करके रखें कि एक पैकेट में सिर्फ 12 ही बिस्किट आना चाहिए, तो ये भी हमारा एक्स्ट्रा जो खर्च है उसको बचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनोबल में वृद्धि। मनोबल में वृद्धि तो आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से पहले से करके रखे हो तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में ऑटोमेटिक मन वृद्धि भी रहती है ना। आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो। अगर किसी पार्टी में जाना है, आप पहले से अपना ड्रेस तैयार करके रखे हो कि हमें कौन सा ड्रेस पहनना है, तो लास्ट टाइम आप हड़बड़ाओगे भी नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया से तैयार होते जाओगे। ठीक वही काम यहाँ भी होता है नियोजन में, है ना। नियोजन से क्या होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। हमारी प्लानिंग पहले से तैयार रहती है, हमें किस तरह से कार्य करना है, और अगर उस टाइप से हम काम करें तो हमारा कार्य भी अच्छे से होगा। कर्मचारी लोग भी अगर पहले से प्लानिंग के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यशैली में भी वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और उस प्रकार से उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार कर्मचारी लोग के मनोबल में वृद्धि के लिए भी नियोजन का काफ़ी महत्व है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, सभी के, है ना। स्कूल के स्टूडेंट भी हैं, तो अगर आप किसी खेल के कंपटीशन में जा रहे हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। और मनोबल अगर ऊंचा है तो जीत किसकी होगी, आप ही की होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी हम कभी किसी मैच में जाएं, एग्ज़ाम में जाएं, तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे, हमारा मनोबल ठीक ठाक रहे, तो हम वहाँ पे डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम अपना मनोबल की वजह से जो टारगेट बना कर रखे हैं, हम लोग को जीतना है, मतलब जीतना है, आप जीत कर ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु। नियोजन संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु भी काफ़ी महत्व रखता है। जहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है जिस संगठन में, वहाँ आपस में सबका तालमेल रहता है, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। संगठन में बहुत सारी बातों को लागू की जाती है ना, कि हमारी जो कर्मचारियों की बात श्रमिकों की बात है, जो प्रशासन सुने, प्रशासन की बात को श्रमिक सुने, आपस में मेलजोल बना रहे, सभी की बातों को महत्व दिया जाए, ये सभी नियोजन के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह का माहौल है तो वो संगठन कैसा होगा, शक्तिशाली होगा। इस बारे में एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक अमेरिका के उद्योगपति थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। फिर से नाम बताऊंगी, अमेरिका के उद्योगपति हेनरी फोर्ड। ये इनका व्यापार काफ़ी अच्छा चलता रहा होगा, लेकिन बीच में क्या हुआ, इनकी स्थिति खराब हो गई और इनको अपना व्यापार बेचना पड़ गया। जब ये व्यापार अपना बेच रहे थे तो उस समय इन्होंने कहा था, किसने कहा था, हेनरी फोर्ड ने कहा था, मेरी संपत्ति, कारखाना सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मात्र मेरा संगठन मतलब कर्मचारी छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा।
ये क्या है, नियोजन। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था कि उनको अपने संगठन पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि सारा व्यवसाय बिक रहा था तो भी वो चाह रहे थे कि सब ले जाओ जितना भी है, बस मेरे कर्मचारियों को मेरे पास छोड़ दो। कर्मचारी लोग के साथ कार्य करते वो फिर से उस संगठन को खड़ा कर सकते, इतना उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था उनको। इसलिए कहा जाता है संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु नियोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे देखते हैं हम, निर्णय लेने में सुविधा। नियोजन द्वारा निर्णय लेने में सुविधा होती है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हम निर्णय लेते हैं कि क्या, मतलब जैसे हमारे पास बताई मैं पहले भी कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, विकल्प रहते हैं। उन विकल्पों में से हमें बेस्ट का चुनाव करना होता है। तो नियोजन जो है वो हमें निर्णय लेने में सहायक होता है। मतलब हम में ये क्षमता आ जाती है, हमारी सोच इस तरह से डेवलप हो जाती है कि हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, उन ऑप्शंस में से हम बेस्ट का चुनाव कर लेते हैं। जैसे आप, ये भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जब 11th में आए होंगे तो आपके सामने ऑप्शन रहे होंगे। स्कूल में और भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट में से आपने निर्णय लिया होगा ना, योजना बना के निर्णय लिया होगा कि अगर मैं आर्ट्स लूँगा तो क्या होगा, कॉमर्स लूँगा तो क्या होगा, साइंस लूँगा तो क्या होगा। अगर आपने कॉमर्स लिया है, 3 विकल्पों में से आपको सर्वोत्तम क्या लगा, कॉमर्स लगा। आपने कॉमर्स जब लिया तो आप आगे का नियोजन बना लिया, आपका योजना तैयार हो गया कि अगर मैं कॉमर्स लूँगा तो मुझे आगे क्या करना है, मेरा भविष्य, मेरा कैरियर, ये आपने सोच लिया। इसलिए कहा जाता है नियोजन जो होता है वो निर्णय लेने में भी सुविधा देता है। चलिए अब लास्ट और सबसे एमपी पॉइंट हम देखते हैं नियोजन के महत्व में। शैक्षणिक संस्था के लिए महत्वपूर्ण। नियोजन शैक्षणिक संस्था के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि शुरू से स्कूल के प्रारंभ से लेके स्कूल के अंत जो सेशन होता है ना, साल भर का जो सेशन होता है, उसमें सारा कार्य किसके अंतर्गत होता है, नियोजन के अंतर्गत ही होता है। कि कब तिमाही एग्ज़ाम होगा, कब 6 माही होगा, कब वार्षिक, लास्ट का वार्षिक एग्ज़ाम होगा। फिर इस बीच में जो खेल कूद की स्पर्धा होती है, टीचर्स डे होते हैं, और फिर आपका बहुत सारा जो कल्चर प्रोग्राम वगैरह होता है, खेल कूद होते हैं। इस सारे सब के लिए क्या रहता है, शुरू से ही स्कूल में एक शैक्षणिक डायरी तैयार हो गई रहती है। उस डायरी के अनुसार ही साल भर की कार्यविधियाँ संपन्न होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि नियोजन के लिए तो, मतलब शैक्षणिक संस्था के लिए तो नियोजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि हर कालखंड के लिए शिक्षक पहले से फिक्स रहते हैं ना, किस कालखंड में कौन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता बताओ, पता चल रहा है आपकी इंग्लिश की पीरियड है, उस समय हिंदी वाले भी घुस गए और इधर का अकाउंट वाले भी घुस गए। बच्चे बेचारे परेशान, क्या पढ़ें, है ना, पढ़ाने वाले भी परेशान कि किसको कब क्या पढ़ाएं। इसलिए पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, योजना तैयार कर लिया जाता है कि कब कौन क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। और फिर बच्चों लोग के लिए भी जो बीच में ब्रेक दिया जाता है, ये सारी योजनाएं भी शैक्षणिक स्तर पे तैयार कर ली जाती है। ये बात तो आपके लिए बहुत एमपी है और परीक्षा में ये प्रश्न आता है, शैक्षणिक संस्था के लिए नियोजन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, समझाइए। प्रश्न 3 नंबर का अक्सर आता है, 3 अंक का आता है प्रश्न। तो आपको इस बारे में पूरा लिखना होगा कि आप अपनी समझ से लिखेंगे, है ना, कि शैक्षणिक संस्था के लिए नियोजन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है। मतलब आप चूँकि 12वीं क्लास में पहुंच गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने स्कूल के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्था में नियोजन का किस तरह से महत्व है। इसको आप अपने शब्द में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे। हम कह सकते हैं कि आज तक गतिशील व प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी व्यवसाय, उपक्रम या संस्था बिना नियोजन के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना नियोजन के व्यापार व उद्योग की तुलना बिना पतवार के नाव से की जा सकती है। बिना पतवार के नावों की जो दशा होती है, वही दशा बिना नियोजन के उद्योग एवं व्यापार की होती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नामो लिखा हुआ है, वो नावो है, वह है ना, वो नावो पढ़ें इसको आप। तो हम इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे बिना पतवार को जो नाव होता है, आप देखे होंगे या सुने होंगे, बिना पतवार के नाव की क्या कंडीशन होती है, दिशाहीन होता है। वो कहीं भी भटक सकता है ना, उसकी दिशा निश्चित नहीं रहती है। वैसे अगर हम प्लानिंग करके कार्य नहीं करेंगे तो हम कैसे होंगे, दिशाहीन होगा, मतलब दिशा ही क्लियर नहीं होगा कि हमको करना क्या है।
अब 12th क्लास में आते आते तक आपका फ्यूचर आपके सामने आने लगता है ना, आपको समझ में आने लगता है कि आगे हमको क्या करना है, तो आपकी दिशा तैयार हो रही है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा मुझे करना क्या है आगे चल के, तो आप क्या हो रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, बिना पतवार के नाव हो रहे हैं। तब आपका समय आ गया है कि आप क्या बने, पतवार वाले नाव बने। आपके पास समय है अब आप सोच सकते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होगी। आप योजना बनाना प्रारंभ कर दीजिए कि आपको अब आगे क्या करना है ना, आगे फ्यूचर में आप अपने कैरियर के लिए क्या करना चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, ये वो समय आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना नियोजन के, है ना, बिना नियोजन के क्या होता है, व्यापार व उद्योग की तुलना बिना पतवार के नाव के समान होती है, जिसका कोई दिशा नहीं होता है। ये प्रश्न अक्सर 6 नंबर का आता है कि नियोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप पॉइंट चाहे कितना भी लिख लें, लेकिन डिटेल आपको सिर्फ 6 पॉइंट का करना होगा। अगर 5 नंबर का आता है तो सिर्फ 5 पॉइंट को ही आप डिटेल करेंगे, और उतना करने के बाद आप इस तरह से निष्कर्ष निकाल दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं नियोजन की विशेषताएं या लक्षण। नियोजन के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता हम देखते हैं, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति होना। जब भी हम योजना तैयार करते हैं तो योजना का केंद्र क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति करना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत अच्छे अंक लाकर पास होना। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि जो हमने टारगेट रखा है, जो लाभ कमाने की हमने सीमा रखी है कि उतना कम से कम हमको कमाना ही है ना। तो हमारा लाभ कमाना उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, लाभ कमाना। उसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है तो उसका उद्देश्य क्या है, पेशेंट को ठीक करना। मतलब हर किसी का एक अपना उद्देश्य होता है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। किस तरह से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य मतलब प्रारंभ का कार्य। सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं, उसके बाद ही हम कोई कार्य करते हैं। आपने इसके पहले प्रबंध के कार्य पढ़े होंगे। तो नियोजन क्या है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य क्या होता है, योजना तैयार करना। उस योजना के अनुसार ही आगे का कार्य करते हैं। हम योजना बनाते हैं, योजना के बाद फिर आगे हम संगठन किस तरह का होगा, नियुक्ति किस तरह की होगी, हमारी कार्य प्रणाली कैसी होगी, हमें किस तरह से निर्देशन करना है, नियंत्रण करना है, ये सारे कार्य भी योजना के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। योजना बनाने के बाद ही उन सबका कार्य हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या होता है, नियोजन। प्राथमिक कार्य मतलब सबसे पहला कार्य क्या है, नियोजन है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नियोजन सर्वव्यापी कार्य है। नियोजन का कार्य ऐसा नहीं कि आज हमने योजना बना लिया कल से खत्म। नियोजन सर्वव्यापी, हमेशा चलने वाला कार्य है और सभी जगह दिखने वाला कार्य है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह, सर्वव्यापक है, सब जगह हम नियोजन को देखते हैं। चाहे तो हम अपने स्कूल में, घर में भी योजना से ही कार्य होता है कि योजना बना के ही कार्य चलता है, किस तरह से हमें कार्य करना है, कौन क्या कार्य करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल में आप ये भी देखते होंगे, घर का कार्य बांट दिया जाता है, सब्जी कौन लाएगा, काम कौन करेगा, है ना। हर दिन चेंज होते रहता है भले ही, लेकिन काम बटा हुआ रहता है। ये भी हमारा क्या है, योजना। तो नियोजन सर्वव्यापी कार्य है। संगठन के सभी स्तरों पर तथा सभी विभागों में योजना के अनुसार ही कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल उच्च प्रबंध या फिर किसी विशेष विभाग का कार्य ही योजना बनाना है, ऐसा नहीं होता। अपितु नियोजन प्रत्येक स्तर पर तथा सभी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर हम नियोजन देखते हैं, संगठन में, प्रबंध में, और सभी स्तरों पर देखा जाता है नियोजन द्वारा कार्य का संपन्न होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नियोजन कैसा है, सर्वव्यापी कार्य, सभी जगह दिखाई देने वाला कार्य है नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नियोजन अविरत है। अविरत मतलब सतत चलने वाला, लगातार चलने वाला। इसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने योजना बनाया कल योजना खत्म, है ना। योजना कैसा है, हमेशा चलने वाला। अगर आज आपने नियोजन किया, योजना बनाया 12th क्लास में अच्छे अंक लाने का, तो नेक्स्ट ईयर आपका योजना हो जाएगा कि आगे हमको क्या करना है। तो योजना क्या है, लगातार चलने वाला कार्य है। व्यवसाय में अगर हमने इस साल का अपना टारगेट पूरा किया, अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट पूरा करना है।
तो हम बोल सकते हैं नियोजन कैसा कार्य है, अविरत लगातार चलने वाला कार्य है। अगर किसी कारण से हमारा योजना पूरा नहीं हुआ किसी है ना, तो हम फिर से योजना तैयार करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि जो समय हमने बना कर रखा था कि इस समय तक हमें अपना योजना पूरा करना है, उस समय पर अगर हम पूरा नहीं कर पाए हैं तो फिर से हम नई योजना तैयार करते हैं कि आगे हम कब तक उसे पूरा कर पाएंगे। जैसे कि आपको नोट्स के लिए अगर बोला जाता है कि 2 दिन में आपको नोट्स पूरा करना है, तो 2 दिन में अगर आप नोट्स पूरा नहीं किया, आपका टाइम तो ख़त्म हो गया। आपने योजना बनाया था कि 2 घंटा लिखूंगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो आप फिर से पुनः योजना बनाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लिखूंगा तो पूरा हो पाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं नियोजन कैसा है, अविरत चलने वाला है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहती है। हम कह सकते हैं कि योजना एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाई जाती है। उस अवधि के समाप्त होने पर नई स्थितियां तथा अवस्थाओं के आधार पर नई योजना की आवश्यकता होती, तो हम फिर से योजना तैयार करते हैं। किसी कमी के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। अगर कोई कमी आ गई तो फिर से योजना तैयार करते हैं। फिर व्यावसायिक वातावरण में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है ना, अगर हमने कुछ जो भी प्लानिंग, सभी का समय क्या है अपना, कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना काल में क्या है, हमने अगर कुछ टारगेट रखा भी है व्यवसाय में, तो अक्सर क्या होता है, लॉकडाउन हो जाता है, बंदी आ जा रही है, तो उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर से योजना बनाएंगे कि हम अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए किस तरह से करें, क्या कार्य करें। हो सकता है हम पार्ट टाइम दूसरा कार्य करें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। कुछ लोग पहले जैसे व्यवसाय करते थे, दुकान खोलते थे, अब उनको ऐसा लगा कि दुकान खोलने में लॉकडाउन की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग दूसरा काम शुरू कर दिए। अगर वो कि मान लो कपड़े दुकान वाले थे, तो कपड़ा को दुकान नहीं खोलना है, तो वो लोग फल बेचने लगे, सब्जी बेचने लगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, उन लोग नियोजन बना के, योजना बना के अपना कार्यशैली को चेंज करके अपना कार्य करने लगे। एकदम सामान्य सा उदाहरण है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नियोजन भविष्यवादी है। भविष्यवादी मतलब भविष्य के लिए बनाया जाता है। वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए हम योजना तैयार करते हैं, इसलिए कहा जाता है नियोजन भविष्यवादी है। मतलब नियोजन में ये देखा जाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इस सारे कार्यों का पहले से उसको निश्चित किया जाता है। और ये सारे निर्णय कैसे होते हैं, भविष्य से संबंधित होते हैं, इसलिए बोला जाता है नियोजन भविष्यवादी है। सभी प्रबंधक भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं, कल्पनाएं करने का प्रयत्न करते हैं। अतः नियोजन के संबंध में जो भी कार्य होता है वो कैसा होता है, भविष्य में होने वाले कार्य से संबंधित जो रहती है प्रक्रिया, उसका निर्णय किया जाता है नियोजन में। हम वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नियोजन क्या है, भविष्यवादी है। तो फिर से इसको बताना चाहूँगी मैं, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य की ओर देखना होता है और उसका विश्लेषण करना होता है। नियोजन के द्वारा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है निश्चित किया जाता है। ये सभी निर्णय भविष्य से संबंधित होते हैं। सभी प्रबंधक भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने और कल्पनाएं करने का प्रयत्न करते हैं। अतः नियोजन का संबंध भविष्य से होने के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, भविष्यवादी प्रक्रिया कहते हैं। नियोजन का संबंध किससे होता है, भविष्य से होता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, मतलब मन से दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर तैयार किया जाने वाला एक अभ्यास है। अगर एक बार आप कुछ प्लानिंग किए, आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं हुआ, तो आप दोबारा फिर से प्लानिंग करेंगे, है ना। जो बोला जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर आपका एक बार का प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ, आप नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट टाइम का प्लानिंग या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छा योजना बनाना आ जाएगा ना, आपका मानसिक अभ्यास काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे ढंग से योजना तैयार कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक अभ्यास है, बुद्धि लगा कर तैयार किया जाने वाला प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, किस तरह की योजनाएं बनाई जाती है, विचार किया जाता है, दिमाग लगा के, मन लगा कर, बुद्धि लगा कर तैयार किया जाता है कि किसी कार्य को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। सारे चीज़ का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, दिमाग लगाते हैं, दिमाग में जोर लगा के प्लानिंग करते हैं। इसलिए बोलते हैं नियोजन एक
मानसिक अभ्यास है, बुद्धि लगाकर तैयार किया जाने वाला एक प्रक्रिया है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोचता। लोचता का मतलब होता है फ्लैक्सिबल, है ना। आपने रबड़ देखा होगा, रबड़ ऐसे कैसे रहता है, टाइट रहता है, सीधा रहता है, लेकिन अगर उसको मोड़े तो मुड़ जाता है ना। इसका मतलब क्या है, नियोजन भी ऐसी होता है। अपन योजना जो बनाते हो कैसे बनाते हैं, रबड़ की तरह टाइट बनाते हैं, लेकिन कभी आवश्यकता ऐसी पड़ जाती है कि उसको मोड़ना पड़ जाए, फ्लैक्सिबल करना पड़े, तो हम उसे फ्लैक्सिबल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने एक योजना बनाया, बहुत टाइट शेड्यूल बनाया कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, 5 बजे से उठ के पढ़ना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, सिचुएशन ऐसा आ गया कि एक दिन पहले आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या फिर आप रात में ठीक से सो नहीं पाए, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना, किसी तरह की समस्या आ गई, और सुबह आप 5 बजे उठ के नहीं पढ़ पाए, तो आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते। लोचता आ गई उसमें कि ठीक है, हम अगर 5 बजे उठ के नहीं पढ़े, तो रात में जो 10 बजे तक सोचे थे पढ़ेंगे, उसको हम 10:30 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, चेंजिंग कर लिए। तो लोचता का कहने का मतलब यही है, नियोजन में लोचता का गुण होता है। अगर हम कभी ऐसा समझते हैं कि हमारी जो नीतियाँ हैं, जो हमने अपनी नीति बना के रखी है, उसमें परिवर्तन करना होगा, तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। अगर हमने व्यवसाय शुरू किया है और हमने व्यवसाय में शुरू किया, कपड़े का व्यवसाय मान लीजिए शुरू किया, फिर ऐसा लग रहा है नहीं, कपड़े का व्यवसाय हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े का मार्केट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी बिक्री नहीं हो रही है, तो हम अपने मार्केट में क्या कर सकते हैं, लोचता ला सकते हैं। अपने मार्केट का जो कपड़े का मार्केट है, उसको हम किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नियोजन कैसे होते हैं, लोचदार होती है। नियोजन में जो हम योजना जो तैयार करते हैं, तो उस समय ये भी हम योजना तैयार करते हैं, उसमें लोचता के गुण को भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी योजना सही नहीं होगी, तो हम किस तरह से उसमें परिवर्तन कर सकेंगे, कैसे उसको हम फ्लैक्सिबल तरीके से मोड़ सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं। ये गुण भी नियोजन में विद्यमान रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई योजना तैयार किया है कि वांछित समय में पूरा हो जाना चाहिए, एक लक्ष्य रखा है हमने, लेकिन उस टाइम में पूरा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो अपनी योजना को चेंज करते हैं कि उसमें और कुछ फेरबदल करके उसका टाइम को बढ़ाकर उस योजना को हम पूरा कर सकें। तो हम कह सकते हैं नियोजन कैसा होता है, लोचदार होता है। उसमें ये विशेषता होती है कि उसे आवश्यकता अनुसार हम चेंज कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ यहाँ से संबंधित। नियोजन एक खाली स्थान प्रक्रिया, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। भावी क्रियाओं का खाली स्थान करना ही नियोजन है। नियोजन व्यावसायिक खाली स्थान को कम करता है। योजना भविष्य को पकड़ने के लिए रखा गया पिंजड़ा है, ऐसा किसने कहा है। खाली स्थान के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। छोटे छोटे से प्रश्न है ये, आप कर लेंगे इसको। और उसके साथ ही 3 प्रश्न और दे रही हूँ मैं। नियोजन से क्या आशय है, नियोजन की कोई एक परिभाषा दीजिए, नियोजन की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। मेरे ख्याल से आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा इसे, तो आपको याद हो गया होगा, तो आपको रटने का भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं नियोजन के उद्देश्य। नियोजन का उद्देश्य क्या है। ये सब शब्द लगभग एक से लगते हैं, नियोजन की विशेषता, नियोजन के महत्व, नियोजन का उद्देश्य, है ना। तो आगे हम देख रहे हैं नियोजन का उद्देश्य। नियोजन करने, योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है नियोजन। तो पहला हम देखते हैं विशिष्ट दिशा प्रदान करना। नियोजन का पहला उद्देश्य है विशिष्ट दिशा प्रदान करना। नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए आवश्यक भावी रूपरेखा बनाकर उसे विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। अगर हम योजना बना के कार्य कर रहे हैं, तो जो भी हम कार्य तैयार किए हैं है ना, उसको कार्य, जो भी कार्य है उसके निष्पादन के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए आवश्यक भावी रूपरेखा बनाकर उसे विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं हम, और उसे रूपरेखा बनाकर एक दिशा प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि टीचर्स डे मनाना है। खासकर स्कूल में टीचर्स डे का जिम्मेदारी 12th के बच्चों पे ही रहता है। तो क्या होता है, वो योजना तैयार करेंगे, फिर उस कार्य को करने के लिए कि क्या कार्य करना है, कैसे करना है ना, उसके निष्पादन करने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे।
26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार होती है ना कि कब किस कार्य को किस तरह से करना है, कब कौन करेगा, अब इसके बाद कौन बोलने आएंगे, है ना। आप लोग तैयार करते हैं रूपरेखा, तो ये रूपरेखा को तैयार करना है सब क्या कर किसके अंतर्गत आता है, नियोजन के ही अंतर्गत आता है। नियोजन इसके लिए एक दिशा प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं सॉरी, क्रियाओं में एकता। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं क्रियाओं में एकता। नियोजन का उद्देश्य संस्था के विशिष्ट क्रियाओं में एकता पैदा करना है। जो योजना का उद्देश्य होता है कि संस्था की जो क्रियाएं हैं उनमें क्या करना, एकता पैदा करना, एक रूपता पैदा करना। यह एकता नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से पैदा की जाती है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए नियोजन में योजनाओं का निर्माण किया जाता है। नियोजन संगठन के साधनों एवं क्षमताओं में एकता और समन्वय स्थापित करता है। तो जो संस्था में कार्य होते हैं, कई तरह के कार्य होते हैं, तो नियोजन इन सारे कार्यों में क्या करता है, एकता स्थापित करता है, मिला कर कार्य करता है। संगठन में कई तरह के कार्य होते हैं, कई तरह के विभाग होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन अगर हम योजना से तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, तो क्या होता है, सभी कार्यों में एकता दिखाई देती है, और एकता में क्या होता है, बल होता है। इसलिए नियोजन हमें क्या, नियोजन का उद्देश्य क्या है, क्रियाओं में एकता रखना। तीसरा पॉइंट देखिए, जानकारी प्रदान करना। नियोजन के माध्यम से संस्था के भीतरी या बाहरी व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने की विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। जब हम योजना तैयार करते हैं उसके माध्यम से संस्था के सिर्फ भीतरी नहीं, बाहर के भी लोगों को उनको लक्ष्य उन्हें प्राप्त करने की विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था वाले लोग को तो पता रहेगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, साथ ही संस्था के बाहर वालों को भी पता चलता है कि हम क्या क्या। आपने देखा होगा पोस्टर, है ना, जो कोचिंग वाले लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर तैयार करते हैं, उसमें वो सारी रूपरेखा तैयार करके देखते हैं हम क्या क्या तैयारी करवाएंगे, कैसे तैयारी करवाएंगे, है ना। वो भी क्या है, एक नियोजन का उद्देश्य ही है कि जानकारी प्रदान करते हैं। संस्था वालों को तो पता ही हमें किस तरह से बच्चों को तैयार करना है, एग्जाम के लिए, नीट का एग्ज़ाम है, जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, तो किस तरह से तैयार करना है। साथ ही संस्था के बाहर वाले जो लोग आते जाते देख रहे हैं उनको भी पता चलता है, जानकारी मिलता है कि इस संस्था में किस तरह का पढ़ाई कराया जाएगा, क्या क्या कोचिंग कराया जाएगा, किस तरह की जानकारी इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कम खर्च में ज़्यादा अच्छा काम करना। नियोजन में सभी का ध्यान निर्धारित विधि के अनुसार काम को पूरा करने की ओर लग जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आ जाती है। कि सारे लोग योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उनका पूरा टारगेट किस पे रहता है, कार्य पे रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो लोग अपव्यय नहीं करते। अपव्यय करने का मतलब बिना मतलब का खर्च नहीं करते। इसके बदले क्या होता है, मितव्ययिता आती है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च में वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि पहले से योजनाबद्ध किया हुआ है, और साथ में जितने लोग कार्य हैं उनमें कार्यों में एकता है ना, सबको एक दूसरे के कार्य की जानकारी है, इसलिए वो सारे कार्य कैसे होते हैं, मितव्ययितापूर्ण कंप्लीट होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं 5वां नंबर, पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान नियोजन का सार तत्व है। सार तत्व का मतलब पहले से ही, पूर्वानुमान मतलब पूर्वानुमान लगा के ही हम योजना तैयार करते हैं। कोई भी कार्य का पूर्व से अनुमान लगाते हैं कि कैसे कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है ना। तो पूर्वानुमान नियोजन का सार तत्व है। वास्तव में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान के आधार पर ही वर्तमान की योजना बनाना है। मतलब पूर्वानुमान लगाकर ही हम योजना तैयार करते हैं। जब भी हम तैयार योजना बनाते हैं तो पूर्वानुमान लगाते हैं। मैंने छोटा सा एग्जांपल तभी दिया था कि अगर हम बारिश में निकल रहे हैं बाहर तो हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि कभी बारिश हो सकती है, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, छाता रखना है, रेनकोट रखना है, व्यवस्था करके चलना है। तो नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान नियोजन का सार तत्व होता है। वास्तव में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान के आधार पर ही वर्तमान की योजना को सफल बनाना होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लक्ष्य प्राप्त करना। नियोजन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है,
अंतिम उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्त करना। तो लक्ष्य को योजना अनुसार पूरा कब करना, मतलब पूरा पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है सब नियोजन के अंतर्गत ही किया जाता है ना। और पहले से चूँकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम योजना क्यों बनाते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाते हैं। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था उस समय कि लक्ष्य प्राप्ति उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना उद्देश्य होता है नियोजन का। तो इसलिए सारे कार्य लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। और लक्ष्य प्राप्त करना इससे कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं।